जहाँ पे हम सभी डिटेल्स पे बात करेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, आता है 1857 और उसके बाद कंपनी का रूल खत्म, क्राउन का रूल चालू। हेलो एस्पिरेंट्स, मैं आयुष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल पांडा के यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम बात करते हैं और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम एक सीरीज में हैं जहां पे आपके कंफ्यूजन होंगे खत्म और नंबर आएंगे पक्के। ठीक है, इसी सीरीज की पहली वीडियो यदि आपने देखी होगी तो मैंने आईसीटी यूनिट 9 पे जो क्वेश्चंस बनते हैं B2B, B2C, इस तरह के मॉडल्स पे बात की थी और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे भी बात की थी। और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट और 1935 एक्ट। ये पार्ट 1919 को डील करेगा, अगला पार्ट ले आएंगे जिसपे 1935 की डीलिंग कर लेंगे। एक और चीज समझिएगा, इन दोनों एक्ट के अलावा बहुत सारे और एक्ट्स हैं जो आप पॉलिटी या मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। हालांकि चलिए पॉलिटी में ये मेंशन नहीं है, मेंशन 1919 और 1935 ही है, इसलिए 1935 की ये पूरी सीरीज है जहाँ पे हम सभी डिटेल्स पे बात करेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, लेकिन और भी जो एक्ट्स हैं, चार्टर एक्ट हो गए, काउंसिल एक्ट हो गए, मेरे हिसाब से लूसेंट से को पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से भी आ सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में कनेक्शन तो है ही इन एक्ट के, प्लस पॉलिटी में भी कहीं ना कहीं जो 1919 और 1935 का एक्ट है वो आया तो इन्हीं सब एक्ट के रिफॉर्म के कारण है। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि लक्ष्मीकांत का चैप्टर या लूसेंट को एक बार जरूर देख के आइएगा कि क्रिश्चियन मिशनरीज कब आई, ठीक है, कब पहली बार बॉम्बे प्रेसिडेंसी को पावर मिली, या पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैसे बने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। इस तरह कुछ डेटाज के लिए आपको और एक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि इस पूरे सीरीज में हम 1919 पे बात करेंगे, एक अलग पार्ट बना लेंगे 1935 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिविल पांडा हर घर ऑफिसर का अब कंफ्यूजन खत्म और नंबर पक्के, सीरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का एक्ट। चलिए पहले मैं आपको एक सिनेरियो समझा देता हूं। ये जो 1919 एक्ट है, इस साल से पहले क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्ट आने का रीजन तो कुछ रहा होगा कि ये एक्ट या ये रिफॉर्म ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों लेके आ रहा है। तो 1919 के पहले यदि आपको थोड़ा हिस्ट्री का आइडिया होगा, 1914 और 18 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। जो दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज थी, जिनकी कॉलोनीज और टेरिटरीज भी हुआ करती थी उस जमाने में, ट्रेड के वॉर्स चल रहे थे और एक्सपेंशन करना चाहते थे वो लोग, उन सब में एक जंग छिड़ गई और इसी को वर्ल्ड वॉर 1 कहते हैं। इस टाइम पे जो सबसे पावरफुल प्लेयर था वो था ब्रिटेन, या ब्रिटेन एम्पायर, या ब्रिटेन की गवर्नमेंट, या ब्रिटेन क्राउन। और इंडिया उस समय ब्रिटेन के अंदर एक कॉलोनी थी। तो कहीं ना कहीं जब वो वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे तो हमको भी उनका साथ तो देना ही पड़ा, या हम नहीं भी देते तो सिनेरियो चेंज हो जाते। लेकिन द थिंग व्हाट हैपेंड कि वो जब वॉर लड़ रहे थे तो हमारा भी रिसोर्स, पैसा और आर्मी पर्सनल्स या ह्यूमन रिसोर्स भी उस पर खर्च हुआ। ठीक है, आप सभी को पता होगा वर्ल्ड वॉर 1 में इंडिया के भी बहुत सारे सोल्जर्स को भेजा गया। तो 1914-18 में ब्रिटेन जब बाहर लड़ाई कर रहा था तो उसको चाहिए था कि उसके घर में लड़ाई ना हो। भैया मैं अभी घर से परेशान हूं और मैं पढ़ाने आ रहा हूं, तो घर का गुस्सा आप पे ना निकल जाए। तो बात यह है कि जब आप कोई काम करते हैं और आपके घर में शांति है, आप भी शांति से टेंशन फ्री काम करते हैं। तो जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था और इंडिया में रिवॉल्यूशनरी एक्ट हो रहे थे, ठीक है, छोटे छोटे रिवॉल्ट्स हो रहे थे, या बहुत सारे नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स हो रही थी, तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रिटेन या पेरेंट कंट्री को क्या था, इंडिया आप हमारा साथ दे दीजिए और हम
धीरे 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 रिफॉर्म्स लाएंगे अपने मशीनरी में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने मैनेजमेंट में। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने भी ये सोचा कि चलो ठीक है, हमको तुम स्वराज या सेल्फ रूल दे दो। देखो उस समय तक ना पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं थी भैया। आपको 10 साल आगे जाना पड़ेगा 1929 में, लाहौर सेशन। 1919 में जो था हमारे पास दिमाग में कि यार आप हमको रूल कर रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं हमको स्वराज या सेल्फ रूल दे दो, ऑटोनॉमी दे दो, सेल्फ गवर्नमेंट दे दो, और हम आप ही के डोमिनियन के अंदर हम अपने इंटरेस्ट्स को कंप्लीट करेंगे, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको एम्पावर करेंगे। ठीक है, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस का कोई ख्वाब नहीं था उस समय। लेकिन आगे जाके जब हम देखते हैं कि ब्रिटेन हमारी बात नहीं सुन रहा, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि 1929 में हम बोलते हैं स्वराज वराज गया भाड़ में, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, आपसे आजादी चाहिए। अब ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया है, अब ब्रेकअप चाहिए भाई। ठीक है, तो कुल मिला के 1919 में 1418 का वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो था। प्लस मैं आपको यदि बताऊं 1916 में कांग्रेस वापस मजबूत हो गई थी। क्यों? लखनऊ पैक्ट यदि आपने सुना होगा, इस लखनऊ सेशन में क्या हुआ था, दो बिछड़े भाई मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, जो 1907 1907 सूरत स्प्लिट में अलग हो गए थे, जिससे कांग्रेस एक कदम पीछे आ गई थी, वो 1916 में कहीं ना कहीं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट वापस एक साथ आ जाते हैं। प्लस इंडिया की दो बड़ी पार्टीज मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी साथ में आके लखनऊ पैक्ट करती है और बोलती है कि हमारी ये डिमांड्स है जो गवर्नमेंट मशीनरी में आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो बन रहा था, रिवॉल्यूशनरी एक्ट चल ही रहे थे, नेशनलिस्टिक मूवमेंट चली रही थी और वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। तो कहीं ना कहीं पूरा 1919 के पहले का सिनेरियो था, वो ब्रिटेन चाहता था कि इंडिया में इस तरह के मूवमेंट्स कम हो जाएं और वो उनका साथ दे वर्ल्ड वॉर में। और हमको उस समय बस चाहिए था कि हमको सेल्फ ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिल जाए। ठीक है, तो ये सिनेरियो प्लीज याद रखिएगा 1919। इससे पहले मैं एक और चीज बात आपसे कर लूं, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप भी वैसे ही हो जाते हैं। यदि मैं से बिहार से बिलोंग करता हूं, वहां का एक कल्चर है, वहां का एक कस्टम है, वहां के अपने अपने तौर तरीके हैं, तो मेरे में भी वो तौर तरीके आ जाएंगे। ठीक है, यदि मैं एमपी से बिलोंग करता हूं या साउथ इंडियन हूं या मैं ट्राइबल पीपल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, वैसे ही हम 200 साल तक ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेशन या ब्रिटिश वे ऑफ लिविंग के अंदर थे। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमको ज्यादा एक्वाइंटेंस या ज्यादा समझ क्या आता था, ब्रिटिश के जो फीचर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के। तो आप अक्सर देखोगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बहुत सारी चीजें अपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में भी ली हैं। ठीक है, जैसे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिए, प्रेसिडेंशियल भी तो ले सकते थे। एक कारण ये था कि देखो ब्रिटेन ने हमको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से तैयार किया, 200 साल हमने उसको देखा, तो कहीं ना कहीं हम एक्वाइंटेड थे, समझ रहे थे। ठीक है, प्लस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर है ना, जो 200 साल तक इंडिया में नहीं था, कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं था इंडियंस के लिए। तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थोड़ी कमजोर रहेगी, तो क्यों ना हम एक डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आए। तो कहीं ना कहीं मेरी बात समझिएगा, ये जितने भी एक्ट्स है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई, ब्रिटिश पार्लियामेंट लेके आई, जिस तरह से उन्होंने 200 साल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, वही कुछ चीजें हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, वही तौर तरीके में हम भी ढल गए। तो इस पूरे लेगेसी को समझने की कोशिश करते हैं और फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस है। यूनिट 6 जो आप प्री का देखोगे, उसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1919 मिलेगा और 1935 मिलेगा। ठीक है, इसी को हम डिस्कस करेंगे इस पूरी सीरीज में। द लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
that the colonial rulers devised and employed in managing affairs of India has roots in our Indian Constitution. In the roots of Indian Constitution, कहीं ना कहीं जो डिवाइज्ड और एम्प्लॉयड कॉलोनियल रूलर्स के सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, कहीं ना कहीं वो डीप रूटेड है. ठीक है, यदि मैं इस पूरी लेगेसी को समझना चाहूं तो एक ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1857 का रिवोल्ट. ये वही पॉइंट था, ये वही रिवोल्ट था. उसके पहले इंडिया में एक कंपनी का रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी. मान लीजिए कोई कंपनी है, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, वो रूल कर रही है. ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी ब्रिटेन के गवर्नमेंट में लिस्टेड और अपॉइंटेड, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एम्पावर्ड थी. ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रूल था इंडियन टेरिटरीज. 1857 रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी एबॉलिश, और यहां पे स्टार्ट हो जाएगा क्राउन का रूल या ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल. मेरी बात समझिएगा, 1857 रिवोल्ट के पहले कहीं ना कहीं कंपनी रूल कर रही थी हम पे, और 1857 के बाद गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन रूल करेगी हम पे. तो इस पूरे रूल के दौरान जो जो एक्ट्स आएंगे, चार्टर्स आएंगे, इन सब के हिसाब से इंडिया की मशीनरी डेवलप हो जाएगी. ठीक है, तो आगे देखते हैं. इसमें 1858 तक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट शुरू करने से कंपनी रूल चलता है. फिर 1857 का रिवोल्ट होता है, कंपनी एबॉलिश होके क्राउन का रूल, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल स्टार्ट हो जाता है 1858 से लेके 1947 अपनी आज़ादी तक. और आज़ादी के बाद 1950 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जन्म लेता है, जो कहीं ना कहीं इन सब रूल्स से बना हुआ है या इंस्पायर्ड है देखा जाए तो. ठीक है, ये वो कंपनी रूल्स हैं. ठीक है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, लूसेंट से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल कहां से आया, क्रिश्चियन मिशनरीज कब अलाउड की गई. ठीक है, पहली बार चाइना के साथ जो टी का रिश्ता था वो कब एबॉलिश किया गया, ट्रेड राइट्स कब एबॉलिश की गई. ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एमपीपीएससी और यूपीएससी में. लूसेंट जरूर देख लीजिएगा. यहाँ पे हम 2 ही एक्ट की बात करेंगे क्योंकि एमपीपीएससी ने एक्सप्लिसिटली 2 एक्ट के बारे में बात की है, लेकिन ये सिलेबस का पार्ट है, तो थोड़ा देख लीजिएगा. लूसेंट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833 एंड 1853. कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट आया. चार्टर कंपनी का आया, भैया ये रहा हमारे चार्टर, इस तरह से हम मैनेज करेंगे. तो ये कहीं ना कहीं कंपनी रूल था. फिर आता है 1857 और उसके बाद कंपनी का रूल खत्म, क्राउन का रूल चालू. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश की गवर्नमेंट या क्राउन. काउंसिल एक्ट 1861 का, 1892 का, 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है. 1919 और 35 मेंशन्ड है. ये क्वेश्चन इससे बनते हैं. लूसेंट पढ़ना जरूरी है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लूसेंट जरूर देखिएगा. तो काउंसिल एक्ट वो एक्ट है जो इंडिया का लेजिस्लेचर को जन्म देता है. इंडिया में जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जन्म पाते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 92 और 1909 से. इलेक्शन की शुरुआत, इलेक्टेड बॉडीज की शुरुआत, नॉमिनेटेड बॉडीज की शुरुआत, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत. तो कहीं ना कहीं ये काउंसिल एक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. फिर हमारा आता है 1990 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जो हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे. फिर 1935 का एक्ट. ठीक है, ये तो एकदम बुलवर्क है. सबसे ज्यादा प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 से लिए गए हैं क्योंकि ये लास्ट एक्ट है. 1935 का तो 1947 के एक्ट में आज़ादी है, फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, कैसे इंडियन गवर्नमेंट ट्रांसफर की जाएगी. 35 वो लास्ट एक्ट है जो सभी का रिफॉर्म करते हुए निचोड़ है. तो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा बेड रॉक ऑफ 1935 पे खड़ा है. ठीक है, इसलिए 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और आज हम डिस्कस करेंगे 1919 का एक्ट, और अगले पार्ट में हम 35 का एक्ट को ले लेंगे. सिनेरियो क्लियर है आपको? वर्ल्ड वॉर चल रहा है,
कांग्रेस मजबूत हो चुकी है 1916 में, क्योंकि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट वापस आ चुके हैं साथ में, जो सूरत स्प्लिट के बाद अलग हो गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी साथ में आ रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं सिनेरियो बन रहा है और हमको बस क्या चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। और वहीं पे वर्ल्ड वॉर के बाद पहला एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1919 एक्ट। चलिए डिस्कस करते हैं इस एक्ट को। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेड ब्रिटेन टू टेक हेल्प फ्रॉम द इंडियंस। तो हेल्प करो ना करो, शांत रहो, बस इतना तो कम से कम कर सकते हो। टू विन द वॉर, इंडियन हेल्प डेम इन द होप टू अचीव स्वराज या सेल्फ रूल। मेरे को बताइएगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये किस इंडियन लीडर का कथन है, तो प्लीज मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स। तो स्वराज की जो उम्मीद थी वो हमारी थी कि वॉर के बाद हमको स्वराज मिल जाएगा, ठीक है। 1916 दिसंबर को कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी फर्स्ट टाइम ड्रू करती है कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्राम एट लखनऊ, जिसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। तो मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी साथ आ चुकी है, एक लखनऊ पैक्ट आ चुका है विच इज अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्राम या रिफॉर्म फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमको ये चीज चाहिए आपसे। द बिगिनिंग ऑफ द होम रूल, यदि आपने होम रूल पढ़ा होगा, एक तिलक जी का होम रूल था, एक एनी बेसेंट का था, तो प्लीज उसको रिवाइज कर लीजिएगा। होम रूल लीग के कारण भी रेडिकलाइज्ड इंडियन पॉलिटिक्स का सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब दबाव के अंदर अगस्त 1917 में मॉन्टेगू एक डिक्लेरेशन देते हैं, अगस्त डिक्लेरेशन, मॉन्टेगू डिक्लेरेशन ऑफ 1917। क्या डिक्लेयर करते हैं, मॉन्टेगू कौन है? जैसे आपके मोदी गवर्नमेंट में एक एक्सटर्नल मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, वैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर था जिसकी जिम्मेदारी थी इंडिया की कॉलोनी को मैच करना, तो उसको हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते थे। तो वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? मॉन्टेगू। मॉन्टेगू ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिक्लेयर करते हैं 1917 अगस्त में, जिसको अगस्त डिक्लेरेशन या मॉन्टेगू डिक्लेरेशन कहेंगे आप, कि हम आपसे वादा करते हैं कि हम धीरे धीरे ग्रेजुअली सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में ले आएंगे। कब लाएंगे, कैसे लाएंगे, ठीक है, ये कुछ नहीं पता, ठीक है। इतना तरसा देंगे हमको कि हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे और हम बोलेंगे भगो यहाँ से, चलो हो गया, ठीक है, अब हमको आज़ादी चाहिए। तो कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन तो आई थी, लेकिन उसमें भी क्लॉजेस थे। तो कॉन्सिक्वेंटली ऑन अगस्त 20, 1917, प्लीज याद रखिएगा ये डेट, अगस्त 20, 1917, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अगस्त डिक्लेरेशन करती है ऑफ मॉन्टेगू, डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द ऑब्जेक्टिव was the gradual introduction of responsible government in India. धीरे धीरे we will introduce responsible government in India as an integral part of the British Empire and British government, increasing what? Association of the Indians in every branch of government. गवर्नमेंट की जो ब्रांच है, लेजिस्लेटिव हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई, जुडिशियरी हो गई, जितने भी ब्रांच है उसमें हम इंडियंस को एसोसिएट करेंगे और धीरे धीरे यहाँ पे स्वराज या सेल्फ रूल दे देंगे। तो कुल मिला के अगस्त डिक्लेरेशन या मॉन्टेगू डिक्लेरेशन 1917 में आता है कि हम आपको एक ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन देंगे, एक साथ तो नहीं दे देंगे, कब तक देंगे टाइम तो नहीं बताया, लेकिन हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, इंडिया को, इंडियंस को रूल करने का मौका देंगे, हम एसोसिएशन इंडियंस का गवर्नमेंट में बढ़ाएंगे। यही बनता है प्रियम्बल ऑफ 1919 का एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1919 एक्ट में एक प्रियम्बल भी था और उस प्रियम्बल में लिखा था यही डिक्लेरेशन कि ये ऑब्जेक्टिव क्या है 1919 एक्ट का। 1919 एक्ट के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का प्रियम्बल या ऑब्जेक्टिव है ये डिक्लेरेशन, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 was enacted and came into force in 1921। प्लीज याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1919 का, वो इनफोर्स हुआ था 1921 में, ठीक है। इस एक्ट को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं और मॉन्टेगू का मॉन्ट ले लो और चेम्सफोर्ड का फोर्ड ले लो, तो इसको मॉन्टफोर्ड
रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मॉन्टेगू कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे वो थे मॉन्टेगू। और चेम्सफोर्ड कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो मॉन्टेगू, चेम्सफोर्ड, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिया के सॉइल में। ऐसे मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो कौन थे? लॉर्ड मिंटो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो प्लीज याद रखिएगा इस 1919 के एक्ट को हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, या शॉर्ट में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मॉन्टेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, क्या होते हैं मैं बता दिया हूं, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड इंडिया के वाइस रॉय थे। 1857 के बाद जब क्राउन रूल स्टार्ट हुआ तो हम गवर्नर जनरल नहीं कहते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया बोलते थे। तो हमारे वाइस रॉय कौन थे उस समय? चेम्सफोर्ड। ठीक है। दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट हैज अ सेपरेट प्रियम्बल। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का एक प्रियम्बल भी था। वो क्या था? वो डिक्लेरेशन, ठीक है, अगस्त डिक्लेरेशन 1917 का। ठीक है। तो दिस प्रियम्बल डिक्लेयर्ड दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश government is to gradual introducing of responsible government in India. This act represent the end of benevolent despotism. despotism खत्म करना है इंडियन सॉइल में, ठीक है, या इंडियन गवर्नमेंट में जो ब्रिटिश के द्वारा चलाती थी, and begin the birth of responsible government in India. तो ये प्रियम्बल, ये ऑब्जेक्टिव क्या था इस पूरे 1919 के एक्ट का? वही जो अगस्त डिक्लेरेशन 1917 की थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना ग्रेजुअली। ठीक है, कब तक आना है वो आपको पता ही है। अब इस रिलैक्सेशन के लिए या इस पूरे इंडियन के रिफॉर्म के लिए क्या किया गया? इट रिलैक्स्ड, 1919 का एक्ट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। प्लीज यहां पे एक चीज समझिएगा, एक पूरी कहानी समझिए मेरे साथ। ये एक इंडिया का स्टेट है या कंट्री है। इंडिया के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। उनकी अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब अपना उनका पूरा ब्यूरोक्रेसी है और मिनिस्टर्स है। ये तो बात हुई इंडिया की, लेकिन इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स भी हैं, प्रोविंसेस भी हैं, बिहार, बंगाल, मद्रास, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एमपी वाला। इन सब प्रोविंस या यूनिट के अपने अपने गवर्नर हैं। ये जितने भी गवर्नर हैं प्रोविंस के, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर काम करते हैं एज ए एजेंट। इस गवर्नर ऑफ प्रोविंस के दो टुकड़े कर दिए गए। एक किया गया, सुनो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल या मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे लेजिस्लेचर के, और दूसरा पॉपुलर मिनिस्टर। जो पॉपुलर मिनिस्टर कौन होंगे? जो लेजिस्लेचर से नॉमिनेट होंगे। और ये लेजिस्लेचर कैसे बनेगी? इलेक्शन से। मेरी बात अच्छी तरह समझिएगा। गवर्नर ऑफ प्रोविंस, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर एक एजेंट है। हर प्रोविंस के अपने अपने गवर्नर है और इंडिया का एक गवर्नर जनरल है। उसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है या मिनिस्टर है जो लेजिस्लेचर से संबंध नहीं रखते, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक पॉपुलर मिनिस्टर है जो लेजिस्लेचर से नॉमिनेट होके आएंगे। और ये लेजिस्लेचर कैसे बनेगी? इलेक्ट होके। तो कुल मिला के एक नया सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको 1919 एक्ट में देखने को मिलेगा। तो यहां तक यदि क्लैरिटी है तो एक चीज और समझिएगा। अब ये जो गवर्नर थे प्रोविंस के, उनके कुछ काम बांट दिए गए। कुछ काम उनके पॉपुलर मिनिस्टर देखेंगे, क्या होते हैं हमने बात की, और कुछ उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मिनिस्टर देखेंगे। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास काम रहेंगे उसको हम कहेंगे रिजर्व्ड सब्जेक्ट, और जो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे पॉपुलर मिनिस्टर को उनको कहेंगे ट्रांसफर्ड
सब्जेक्ट। मतलब यहां पे एक डुअल गवर्नमेंट देखने को मिल रही है। वही गवर्नर के पास एक काउंसिल ऐसी होगी जो लेजिस्लेचर से रिस्पॉन्सिबल होगी, पीपल ऑफ इंडिया से रिस्पॉन्सिबल होगी, उनके काम अलग हैं, और एक उनकी और लिस्ट के काम होंगे जो उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे पीपल्स को, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल होंगे गवर्नर और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो यहां पे एक डुअल रोल हो गया, जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव का था। बंगाल के दो सेंटर्स बन गए थे, एक राजा, एक रॉबर्ट क्लाइव, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसी को कहते हैं डायरकी या डुअल गवर्नमेंट। मेरी बात समझिएगा, प्रोविंस लेवल पे डायरकी आई थी। एक और चीज समझिएगा, 1919 के एक्ट में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, 1919 के एक्ट में प्रोविंस में डायरकी आई। दूसरा, इलेक्शन के रिफॉर्म्स आए। तीसरा, बाई कैमरलिज्म आई सेंटर में। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है दो हाउस, लोकसभा राज्यसभा। स्टेट में बाई कैमरलिज्म मतलब विधानसभा विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाई कैमरलिज्म मतलब दो हाउसेस, लेकिन डायरकी मतलब दो गवर्नमेंट के सेंटर या डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, तो 1919 प्रोविंस लेवल में डुअल गवर्नमेंट क्रिएट कर रहा है। कैसे किया हमने बात की, डायरकी, इलेक्शन के रिफॉर्म्स हम देखेंगे ही, और यहां पे बाई कैमरलिज्म की भी बात आएगी। तो कुल मिला के समझिएगा 1919 में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स आएंगे जो यहां पे आपने देखा और पहले के भी। ये पूरा जो सेल्फ गवर्नमेंट आ रही है 1919 एक्ट के साथ, वो कैसे आएगी, जब हम इंडिया के गवर्नेंस में जो तीन यूनिट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसमें इंडिया का लोगों का इंटीग्रेशन करेंगे। जब इंडिया के लोग इंटीग्रेट होंगे इन द डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में, तो वहां पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आने की शुरुआत होगी। तो यही 1919 एक्ट का एक बेसिक एम था। सेंट्रल कंट्रोल रिलैक्स किया गया ओवर द प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस में जो भी सब्जेक्ट या काम थे उनके, उसे डिमार्केट करके सेपरेट कर दिया गया सेंटर और प्रोविंस का। जिस तरह आज आर्टिकल 246 में शेड्यूल 7 यूनियन लिस्ट देता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, स्टेट लिस्ट देता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों काम करेंगी, वैसे ही 1919 एक्ट में सब्जेक्ट का बंटवारा हो गया, क्या किसका काम है और किस तरह से चीजों की जिम्मेदारियां बांटनी है। ठीक है, यहां तक यदि आपको समझ आया तो हम आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वेर ऑथोराइज्ड टू मेक लॉ ऑन रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव काम थी, जिम्मेदारियां थी, वो सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ मेकिंग के लिए अलग कर दी गई। लेकिन याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी है। मतलब जो गवर्नमेंट है ना, अभी भी यूनिटरी और सेंट्रलाइज्ड है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, लेकिन जो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं सेंटर और स्टेट की, उनमें काम बांट दिया जाएगा। The central and provincial legislature were authorized to make laws on the respective list of the subject. However, the structure of government continued to be centralized and unitary. बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। और ये जो सब्जेक्ट है उसके बारे में यदि मैं आपको बता दूं, जो सब्जेक्ट गवर्नर जनरल ने अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रखा उसको कहेंगे रिजर्व लिस्ट, और जो ट्रांसफर कर दिया पॉपुलर मिनिस्टर को उसे कहेंगे ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व हम क्या रखेंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट, पावरफुल पोस्ट, और दूसरों को क्या दे देंगे, ऐसी पोस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ब्रिटेन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी लेकिन पीपल्स के लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट, प्रोविंस में जो सब्जेक्ट्स थे उसको ट्रांसफर्ड और रिजर्व लिस्ट में बांट दिया गया। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट वेयर द सब्जेक्ट टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर with the aid of minister responsible to legislative council। जो legislative council से ministers बनेंगे, जो responsibility रखेंगे अपनी, ठीक है,
गवर्नर के साथ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में काम करेंगे। These ministers were nominated from elected member of legislative council and were responsible to the legislature। मेरी बात समझिएगा, प्रोविंशियल में लेजिस्लेचर बना इलेक्शन से, इनमें से कुछ लोगों को हमने नॉमिनेट किया, पॉपुलर मिनिस्टर बनाया, किसके अंडर? गवर्नर के अंदर। और ये गवर्नर किसके अंडर है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब इनकी जिम्मेदारी, क्योंकि ये लेजिस्लेचर से आए हैं, इनके साथ बनती है और उनको दे दिए गए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी से देख लीजिएगा। द मिनिस्टर नॉमिनेटेड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द काउंसिल वे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट उनको दे दिए गए जो गवर्नर के साथ ये मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी। अब ये कौन से सब्जेक्ट होंगे, इसको याद करने की एक ट्रिक बता दूं, जो इंडियन पीपल के लिए इंपॉर्टेंट है, जो वेलफेयर से इंपॉर्टेंट है, और जो सर्विस पोर्टफोलियोज हैं वो हम दे देंगे इंडिया के लोगों को, और जो पैसे वाला है, फिनेंस वाला है, वो अपने पास रखेंगे। जैसे सब्जेक्ट एजुकेशन का, लोकल गवर्नमेंट का, हेल्थ का, सैनिटेशन का, एक्साइज का, इंडस्ट्री का, पब्लिक वर्क का, रिलीजियस इंडाउमेंट का, एग्रीकल्चर का, फिश का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ये जितने भी वेलफेयर या सर्विस के डिपार्टमेंट है, ये हमने दे दिया पॉपुलर मिनिस्टर ऑफ इंडिया को या प्रोविंसेस को। समझ के रखिएगा, मान लीजिए मैंने आपको बोला, मैं मिनिस्टर हूं कि जाओ टॉयलेट्स बनवा दो पूरे इंदौर में, लेकिन फिनेंस सेंटर के पास है, वो पैसा ही नहीं दे रहे, तो टॉयलेट कैसे बनाओगे? तो कुल मिला के जो पावरफुल पोर्टफोलियो है वो तो रिजर्व कर ली, और जो वेलफेयर या सर्विस क्लास की पोर्टफोलियोज है उसको ट्रांसफर कर दिया गया। यहां तक क्लैरिटी है? थोड़ा और देख लेते हैं। हालांकि जो रिजर्व सब्जेक्ट थी वो भी एडमिनिस्टर गवर्नर के ही अंदर होगी, लेकिन उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी उसको गवर्न, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब द एग्जीक्यूटिव काउंसिल which is not responsible to the legislative council under the governor will have the reserved subject। ये सब्जेक्ट क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, किसी को भी जेल करनी है, क्या कुछ करना है। इरिगेशन, पानी देंगे नहीं तो कहां से होगा एग्रीकल्चर। ठीक है। फिनेंस, पैसा रिलीज ही नहीं करेंगे तो कहां से वेलफेयर या सर्विस सेक्टर इंक्रीज होगा। लैंड रेवेन्यू, पूरा पैसा। फेमीन रिलीफ, लोग मर रहे हैं लेकिन तुम पैसा लगा रहे हो कहां पे? अपने वर्ल्ड वॉर में। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज थे वो रिजर्व रखे गए, तो याद रखिएगा प्रीलिम्स में बहुत काम आएगा। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्यूज़पेपर, कोई कुछ क्रांतिकारी ऐसे ना लिख दे तो न्यूज़पेपर भी अपने पास रखा। बोरोइंग हो गया, फॉरेस्ट, जैसे आप नेचुरल रिसोर्सेज देखते हो, ये भी अपने पास रख लिया गया। तो प्लीज याद रखिएगा, प्रोविंस में हायरार्की आई, दो प्रकार के लोग हैं, एक पॉपुलर मिनिस्टर जो काउंसिल से आएंगे और रिस्पॉन्सिबल होंगे, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। दोनों ही गवर्नर के अंदर काम करेंगे और अपने अपना सब्जेक्ट के लिए उनका काम बांट दिए गए, रिजर्व रखा गया और ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है। हालांकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ब्रिटेन पार्लियामेंट में और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, वो इंटरफेयर कर सकता था रिजर्व्ड लिस्ट में, बट इंटरफेरेंस ट्रांसफर्ड लिस्ट में कम थी। हालांकि पावर अभी भी यूनिटरी थी और सेंट्रलाइज थी, लेकिन इंटरफेरेंस ज्यादा वो लोग ट्रांसफर्ड लिस्ट में नहीं करते थे, उनको मतलब भी नहीं था। तो याद रखिएगा, इस तरह से प्रोविंस में एक डुअल गवर्नमेंट बनती दिख रही है, इसी को आप कहेंगे डायरार्की। बाइकैमरलिज्म मतलब हाउस दो होना, दोनों अलग चीज है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंस के सब्जेक्ट। प्रोविंस में इसी को कहते हैं डायरार्की। द टर्म डायरार्की एक ग्रीक वर्ड डायार्क से आई है, जिसका मतलब होता है डबल रूल। ग्रीक वर्ड डायार्क का मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट या डबल रूल। ये चीज आ गई है प्रोविंस ऑफ इंडिया में, डबल रूल या डायरार्की। डायरार्की, देयर वेर टू क्लासेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अंडर गवर्नर ऑफ प्रोविंस। प्रोविंस के गवर्नर के अंदर दो प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटर थे। एक थे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, जिसका कोई पॉपुलर वोट नहीं था, ठीक है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते थे, और एक पॉपुलर मिनिस्टर
जो पीपल वोट से आए हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी। पॉपुलर मिनिस्टर को पकड़ा दिया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, एग्जीक्यूटिव के पास रखा रिजर्व सब्जेक्ट, और यहां से जन्म होता है डबल रूल या डायरकी एट प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, प्रोविंशियल लेवल। इसके अलावा यदि हम बात करें, यदि आपको डायरकी समझ आ गई है तो नेक्स्ट पॉइंट पे यदि बात करें, 1919 का एक्ट पहली बार प्रोविंस को या स्टेट को बोलता है कि आप अपना बजट भी लागू कर सकते हैं। आपको पैसा चाहिए होगा, आपको बजट मैनेज करना पड़ेगा, कैसे पैसे कमाओगे, कैसे पैसे खर्च करोगे, क्योंकि अब आपको सब्जेक्ट तो दे दिए गए हैं। तो पहली बार 1919 एक्ट में भी प्रोविंशियल लेवल में बजट की भी पावर दी गई। हायरार्की प्रोविंशियल लेवल पे, दूसरा बजट। सुनिएगा, इट्स सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, अंडरलाइन कीजिएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स सेपरेटेड प्रोविंशियल का बजट फ्रॉम द सेंट्रल का बजट। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अलग आएगा, स्टेट गवर्नमेंट का बजट अलग कर दिया गया। एंड ऑथोराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनैक्ट देयर ओन बजट। प्लीज याद रखिएगा, बजट को भी अब अलग कर दिया गया क्योंकि अब डिपार्टमेंट्स भी अलग होते दिख रहे हैं। ये है 1919 एक्ट के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बजट प्रोविंशियल लेवल में अलाउ कर दिया गया, और डायरकी ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट क्या होते हैं ये भी आइडिया हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। फिनेंशियल पावर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर वेयर ऑल्सो वेरी मच लिमिटेड। कुल मिला के देखा गया कि बजट आप डिस्कस कर सकते हो, पास कर सकते हो, कब से अलाउ किया गया, चार्टर एक्ट, काउंसिल एक्ट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा लूसेंट से, मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन ये जो फाइनेंशियल पावर है ना, अभी भी कंट्रोल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास ज्यादा है। ठीक है, उन्होंने फाइनेंशियल पावर नहीं दी, लेकिन हाँ डिस्कशन का पावर अब तक इंडिया को मिल चुका है। द बजट वॉज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। बजट को दो कैटेगरी में बांट दिया गया। एक बजट की कैटेगरी होगी वोटेबल, जिसमें हम लोग वोट कर पाएंगे, और दूसरी नॉन वोटेबल, जिसमें लेजिस्लेचर वोट नहीं कर पाएंगे। तो जो वोट कर पाएंगे उसमें आप कुछ ऊंच नीच कर सकते हो, लेकिन नॉन वोटेबल में तो आपसे पूछा ही नहीं जा रहा, कंट्रोल पूरा गवर्नर के काउंसिल में है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के काउंसिल के पास है। तो बजट वॉज डिवाइडेड इनटू वोटेबल एंड नॉन वोटेबल, एंड द वोटेबल कवर्ड ओनली 1/3 ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब यदि 300 करोड़ का बजट है तो 100 करोड़ बस वोट कर सकते हो, 200 करोड़ उनके हाथ में है। तो प्लीज याद रखिएगा, ऑल द वोटेबल आइटम्स कवर्ड ओनली 1/3 ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब पावर अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा है और सेंट्रल स्पीयर्स की ज्यादा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इवन इन दिस स्पीयर गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर्ड टू रिस्टोर एनी ग्रांट, रिस्टोर, रेफ्यूज और रिड्यूस बाय द लेजिस्लेचर। यदि लेजिस्लेचर बजट में कुछ रिडक्शन करता है, कट मोशन लाता है, आपने पढ़ा होगा, मना कर देता है, रेफ्यूज कर देता है, उसको रिस्टोर करने की पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास थी। तो मतलब कुल मिला के आपने मेहनत की, लास्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सब चीज को पलट सकता था। इफ इन हिज ओपिनियन द डिमांड वॉज एसेंशियल फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को यदि लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, उसके डिस्चार्ज में दिस इज इंपॉर्टेंट, तो जो भी लेजिस्लेचर ने किया वो सब नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो मेरिट क्या है, डीमेरिट्स क्या है इस एक्ट के, और ये एक्ट के पोस्टुलेट्स क्या क्या कहता है। हाउएवर दिस एक्सपेरिमेंट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल। आप समझ सकते हैं क्यों अनसक्सेसफुल हुआ होगा। एंड साइमन कमीशन रिकमेंडेड दैट डायरकी शुड डन अवे विथ इट, एंड 1935 एक्ट डिड द सेम। प्लीज एक चीज पॉइंट बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, ये अभी तक जो हमने डायरकी देखी, ड्यूअल गवर्नमेंट देखी, वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। 1919 के एक्ट में लिखा हुआ था कि 10 साल बाद इसको रिव्यू करेंगे, और 10 साल के बाद 1919 एक्ट को रिव्यू करने क्या आई थी, साइमन कमीशन, साइमन गो बैक 1928, 1927। ठीक है, आप कैसे समझ सकते हो इसको, ऑल वाइट कमीशन। 1919 एक्ट लागू हुआ इंडिया में, इंडिया के लोग से पूछ भी नहीं रहे तुम, और एक पूरे गोरे लोग ब्रिटेन से आके 1919 एक्ट को रिवाइज करेंगे, इसीलिए साइमन गो बैक था। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, इसलिए इसे ऑल वाइट कमीशन कहते हैं, और साइमन गो बैक का नारा लगा था
1919 एक्ट में लिखा था कि इस एक्ट को 10 साल बाद रिव्यू करेंगे। उसी साइमन कमीशन ने बोला कि ये डायरकी किसी काम की नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज इसको हटा दीजिए। और अगले एक्ट में 1935 के एक्ट में साइमन कमीशन की ये बात मानी जाएगी और डायरकी प्रोविंशियल लेवल पे हटा दिया जाएगा। इतनी जो मेहनत कर रहे हो वो 35 में हट जाती है, लेकिन एग्जाम में तो पूछा जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल एंड साइमन कमीशन recommended that diarchy should be done away और 1935 एक्ट में इट वाज डन। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। तो हमने अभी समझा कि डायरकी के रिलेटेड क्या है और फाइनेंशियल पावर, बजट की पावर क्या थी। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1919 bicameralism at the center was introduced with direct election in the country। यहां पे आपको दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद करनी है, बाईकैमरलिज्म, डायरेक्ट इलेक्शन। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है दो हाउस। कहां पे? सेंट्रल लेवल पे, स्टेट पे नहीं। स्टेट में या प्रोविंसेस में डायरकी आई है, गवर्नर के अंदर दो रूल्स आ गए, आपने देखा होगा। और बाईकैमरलिज्म मतलब लोकसभा राज्यसभा, मतलब वहां के जो हाउस था उसके दो टुकड़े कर दिए। ठीक है, प्लस इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन शुरू होता है 1919 एक्ट के साथ। मतलब डायरेक्ट इलेक्शन मतलब आप सब वोट करोगे अपने काउंसिल मेंबर को, उसी से पॉपुलर मिनिस्टर बनेंगे। तो समझ पा रहे हो, डायरेक्ट इलेक्शन 1919 से स्टार्ट हुआ, प्लस बाईकैमरलिज्म, लोकसभा राज्यसभा जिसे आप कहते हैं, वो सेंट्रल लेवल पे 1919 एक्ट लेके आई। ये प्लीज याद रखिएगा, बाईकैमरलिज्म तो आज भी आप देख सकते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन ये वो वाली डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है जो आज देखते हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, 18 साल से ऊपर सभी लोग वोट कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे इलेक्शन सबको अलाउ नहीं किया गया था। जो लोग ज्यादा पैसा कमाते थे, ज्यादा टैक्स देते थे, इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उन लोग को ही पावर थी इलेक्ट करने की। मतलब मोटा मोटी 10% लोग वोट करके इंडिया के मिनिस्टर्स बना रहे थे, बाकी 90% का कोई मतलब नहीं था। ये डायरेक्ट इलेक्शन उस समय कम से कम इलेक्शन आया तो ठीक है, लेकिन ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था। यहां तक यदि क्लैरिटी है तो और आगे बढ़ते हैं। Thus, the Indian इंपीरियल मतलब आप समझते हो जो ब्रिटिश क्राउन का था, मोनार्क, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय बाईकैमरल लेजिस्लेचर। तो 1919 एक्ट से जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था या इंडिया की जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी, दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको अपर हाउस कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको लोअर हाउस कहते हैं। प्लीज याद रखिएगा, अपर हाउस में 60 मेंबर्स थे और लोअर हाउस में 145 मेंबर्स थे। तो सेंट्रल लेवल में बाईकैमरलिज्म आता है, 60 मेंबर की अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, 145 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। यही आगे जाके अपर हाउस राज्यसभा बनेगा और यही लोअर हाउस लोकसभा बनेगा। ठीक है, आज इनकी टर्म कितनी कितनी है? लोकसभा की 5 साल है और राज्यसभा एक डेफिनेट इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलता है, उसकी कोई भी टेन्योर नहीं है, उसके मेंबर की टेन्योर है। राज्यसभा का मेंबर चेंज होता रहेगा, ठीक है, लेकिन राज्यसभा एक कॉन्टिन्यूम हाउस है और लोकसभा हर 5 साल में भंग हो सकता है। ठीक है, या भंग होगा, समझिएगा। उस समय 1919 एक्ट में जो लोकसभा राज्यसभा बनी थी उसमें मेंबर्स क्लियर है, लेकिन याद रखिएगा उनका टेन्योर अभी से अलग था। असेंबली या लोअर हाउस की 3 साल का टर्म था और काउंसिल का 5 साल का टर्म था। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा इस चीज को। जो अपर हाउस था उसका टर्म 5 साल है और लोअर हाउस का 3 साल है। अ बिल हैज टू बी पास्ड इन बोथ द हाउसेस बिफोर इट बिकम अ लॉ। जिस तरह आज लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा लोकसभा दोनों में पास होके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई भी बिल जाता है एक्ट बनने के लिए, वैसे ही ये दोनों हाउस में बिल को लाना था। ठीक है, गवर्नर जनरल वॉज गिवन पावर टू समन। गवर्नर जनरल समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है किसी भी चैम्बर को, एंड टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस। प्लीज याद रखिएगा 1919 एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या क्या पावर दी थी? समन करने की, लेजिस्लेचर को बुलाने की, डिसॉल्व करने के लिए, इलेक्शन वापस होंगे डिसॉल्व करता हूं, प्रोरोग करने की मतलब बीच में ब्रेक देने की कि अभी ब्रेक है अब नए सत्र में मिलेंगे। ठीक है,
ये पूरी पावर जो आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, आप देख रहे हैं ना किस तरह इन सब एक्ट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंस्पिरेशन ली। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है किसी भी चैम्बर को, और जब कोई भी चैम्बर अवेलेबल नहीं है या प्रोरोग्ड है तो उस समय ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल में है, प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा। Thus, despite reserved and transferred list, गवर्नर जनरल डिसीजन was final in every sphere। वही वाली बात हो गई, इतना मेहनत की, ट्रांसफर सब्जेक्ट भी बनाए, रिजर्व सब्जेक्ट भी बनाए, और लास्ट में गवर्नर जनरल का डिसीजन अभी भी फाइनल है। वो कुछ भी चीज नल वॉइड कर सकता है, मनमानी कर सकता है। कहाँ है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, समझिएगा मेरी बात को। इसलिए 1919 के एक्ट के बाद आपको कुछ नया रिवॉल्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा, नया मूवमेंट चालू करना पड़ेगा मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 19 एक्ट में जो दिया था वो यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउस वेयर चूजन बाई डायरेक्ट इलेक्शन। प्लीज याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। तो दोनों हाउस में जो मेजॉरिटी लोग थे वो डायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे थे। यहाँ तक यदि क्लैरिटी हो गई होगी तो बहुत अच्छी तरह नोट्स बनाते रहिएगा, या ये चीज आपको हमारी वेबसाइट, हमारे टेलीग्राम और ऐप में भी मिल सकता है ये पूरे नोट्स। ठीक है, बस समझते रहिएगा, इससे स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट, 1919 के एक्ट में फ्रेंचाइजी ग्रांट की गई थी, मतलब वोटिंग पावर। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन, which extend the right to vote, which was about 10% of the population acquired voting rights। मतलब इंडिया की पूरी पॉपुलेशन का अराउंड 10% लोग वोट दे सकते थे, क्योंकि ये जो डायरेक्ट इलेक्शन था वो एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था। ये उन लोग को दिया गया था पावर जिनके पास प्रॉपर्टीज हैं, टैक्स देते हैं और एजुकेटेड हैं। मतलब इस क्राइटेरिया में यदि आओगे तो तुम वोट कर सकते हो, वरना यू आर नॉट अलाउड टू वोट। तो ब्रिटेन ने वोटिंग राइट सबको नहीं दी। जो समाज, जो ब्रिटेन फीमेल को वोटिंग राइट इतने बाद में देता है, इंडिया पहले दे चुकी थी, तो वहां पे आप कैसे मान सकते हो कि हमको वोटिंग राइट दे देंगे। तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश आइडियोलॉजी को मानते थे, उन्हीं को वोटिंग राइट्स मिले थे। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन हो गया था लेकिन वोटिंग राइट्स पूरे इंडिया तक नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1919 एक्ट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। प्लीज याद रखिएगा, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन किसका, कम्युनिटी के बेस में। ये आपको यदि याद होगा तो 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत, जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया गया था 1909 में, अब ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1919 में यही प्रिंसिपल आगे बढ़ने वाला है। मेरी बात समझिएगा, क्या होता है ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना या सेपरेट इलेक्टोरेट। मान लीजिए आज की डेट में हम इलेक्शन करवाएं और हम बोल दें कि इंदौर की सीट रिजर्व्ड है एससी या एसटी के लिए, तो खड़ा होने वाला तो एससी एसटी है, लेकिन उसको वोट करने वाले सभी लोग हैं। मतलब एक जनरल भी वोट कर रहा है, एससी भी वोट कर रहा है, हिंदू भी वोट कर रहा है, मुस्लिम भी वोट कर रहा है। मतलब रिप्रेजेंटेशन सभी का है, लेकिन वो कैंडिडेट की जो पोस्ट है वो रिजर्व की गई है, क्योंकि उनकी वॉइस जानी चाहिए। तो एससी या एसटी ही जाएगा, लेकिन सबका रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएगा। इसको कहते हैं रिजर्व्ड सीट। तो जो आगे जाके 1932 के कम्युनल अवार्ड के बाद पूना पैक्ट होगा, वहां पे रिजर्व सीट्स आएंगी। लेकिन अभी तक तो सेपरेट इलेक्टोरेट चल रहा है। सेपरेट इलेक्टोरेट ये बोलता है कि यदि हिंदू खड़ा हो रहा है तो हिंदू ही वोट करेगा, मुस्लिम मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करेगा, ठीक है, और डिप्रेस्ड क्लास को भी वोट करेंगे। यदि मैं आपको एक चीज बताऊं, बी आर अम्बेडकर साहब जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, राउंड 1, 2, 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, उसमें उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास के लिए या दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था। तो मेरी बात समझिएगा, इस तरह सेपरेट इलेक्टोरेट में कम्युनिटी को बांटा जा रहा है। तो यही चीज है इट एक्सटेंडेड, जो मॉर्ले मिंटो 1909 में स्टार्ट किए थे,
उसका एक्सटेंशन होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग व्हाट, सेपरेट इलेक्टोरेट। किसको? सिख को, इंडियन के क्रिश्चियन को जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, एंग्लो इंडियंस को जिसके फादर लाइन इंग्लिश है, और यूरोपियंस को, मतलब इंडिया में रहने वाले मुस्लिम को अपनी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन मिल गया। इस बार सिख, क्रिश्चियन जो कन्वर्टेड है, यूरोपियंस जो बाहर से आए हैं, और एंग्लो इंडियंस हैं, उनको भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। तो 1919 का ये क्लॉज याद रखिएगा। द सीट्स वेयर रिजर्व्ड फॉर नॉन ब्राह्मण्स इन मद्रास। मद्रास में ब्राह्मणिकल कल्चर बहुत ज्यादा था, वहां पे डिवाइड एंड रूल चाहते थे, क्योंकि कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन डिवाइड एंड रूल का खेल है। हिंदू मुस्लिम को डिवाइड एंड रूल किया, और इसलिए इंडिया और पाकिस्तान आप देख सकते हैं। तो सोसाइटी को डिवाइड एंड रूल करने की जो पॉलिसी है वो मद्रास में भी देखने को मिलती है। मद्रास में ब्राह्मणिकल कल्चर है, तो नॉन ब्राह्मण को या डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो डिवाइड एंड रूल। ठीक है, तो सीट्स वेयर रिजर्व्ड फॉर द नॉन ब्राह्मण्स इन मद्रास, डिप्रेस्ड क्लास वेयर ऑफर्ड नॉमिनेटेड सीट इन द लेजिस्लेचर एट ऑल लेवल। तो 1919 एक्ट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देता है कम्युनिटीज को, नॉन ब्राह्मण्स जो मद्रास के हैं उनको रिजर्वेशन देता है, और जो डिप्रेस्ड क्लास हैं उनको फिलहाल तो नहीं मिला है, नॉमिनेशन ही मिला है कि वो नॉमिनेट होके आएंगे, लेकिन कम्युनल अवार्ड 1932 में इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाएगा, फिर पूना पैक्ट होगा। ठीक है, तो समझते रहिएगा कि 1919 एक्ट में ये प्रोविजंस भी थे। कुछ वुमेन्स को भी वोटिंग राइट मिलते हैं, प्लीज याद रखिएगा। वुमेन्स वेयर अलाउड टू वोट, यदि वो टैक्स पेयर हैं, एजुकेशन अच्छी है, प्रॉपर्टी बहुत है, दे वेयर अलाउड टू वोट। ठीक है, एज पर 1919 एक्ट। इट वाज रिक्वायर्ड दैट 3 of the 6 members of Viceroy Executive Council other than the Commander-in-Chief were to be Indians. The number of Indians were increased. याद रखिएगा 1919 के एक्ट में जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें नंबर इंक्रीज किए गए थे, और इंडियन का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाया गया था। मेरी बात समझिएगा, ये जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें मान लो 6 लोग हैं, इन 6 में से 50% मतलब 3 लोग इंडियन होंगे, और ये इंडियन कमांडर इन चीफ नहीं बन सकता, मतलब डिफेंस का पोर्टफोलियो इंडियंस को नहीं, ब्रिटिश हैंड या यूरोपियन हैंड में ही रहेगा। तो 1919 का एक्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडिया की या इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाता है, लेकिन कमांडर इन चीफ की पोस्ट नहीं मिलेगी, लेकिन 6 में से 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर इंडियंस रह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। These Indians were interested with which portfolios, like लेबर मिनिस्ट्री इनको दे दी जाएगी, हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी जाएगी, इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री दे दी जाएगी। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे उनको ये पोर्टफोलियो मिल सकते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम कब स्टार्ट हुआ इसके लिए आपको लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। आपको 1919 और 35 एक्ट के अलावे भी जो एक्ट्स हैं उसको एक बार तो देखना पड़ेगा। प्लीज मेरे को कमेंट में बताइए पोर्टफोलियो सिस्टम कब स्टार्ट हुआ, और पहला इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर कौन था वाइसरॉय के अंदर। ठीक है, ये दोनों मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। However, this council still remained at best an advisory body, but no real power was conferred. 1919 एक्ट्स में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को पोर्टफोलियो भी मिलता रहा, लेकिन ये टोटल एडवाइजरी बॉडी थी। पापा बोल रहे हैं पढ़ाई कर लो, लेकिन आपको दोस्ती यारी और प्यार मोहब्बत छाया है, तो एडवाइस है, एडवाइस बाइंडिंग है कि नहीं ये एक अलग सवाल है। तो एडवाइजरी बॉडी ही थी ये सब, लेकिन रियल पावर कन्फर नहीं की गई थी टू द इंडियंस। तो जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की बात थी, जो मॉन्टेगू डिक्लेरेशन था, वो आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए ये फेल होगा। ठीक है, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, एक नया ऑफिस बना था, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन द लंदन। जैसे लंदन में एक पोस्ट थी सेक्रेटरी फॉर द स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, वैसे एक हाई कमिश्नर फॉर इंडिया लंदन में एक पोस्ट बनाई गई थी। एंड द ट्रांसफर ऑफ द फंक्शंस वेयर गिवन टू हिम
विच वॉज परफॉर्म्ड बाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो जो एक हाई कमिश्नर फॉर इंडिया है, एक नई पोस्ट बनाई गई, बहुत सारे काम बढ़ते जा रहे थे, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उसके साथ एक और ऑफिस बना हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, जिसके पास कुछ काम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के दे दिए गए। इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। जो आप यूपीएससी पढ़ते हैं या पब्लिक सर्विस कमीशंस पढ़ते हैं, जो रिक्रूटमेंट करते हैं आईएएस ऑफिसर की, जिसकी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं, ऐसी एक पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट 1919 के एक्ट में पोस्टुलेट में थी। अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट। तो प्लीज याद रखना, 1919 एक्ट में एक प्रोविजन था कि देयर विल बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपीएससी, या उस समय इसको कहते थे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कब बनेगी? 1926 में बनेगी। तो ये वाला पॉइंट को याद रखिएगा, 1926 का ये कमीशन इसी एक्ट के थ्रू बनती है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर अ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू रिपोर्ट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ दिस 1919 एक्ट आफ्टर 10 साल। तो 1927-28 में 10 साल बाद इस एक्ट को पढ़ने के लिए कमीशन बनाई जाएगी, स्टैट्यूटरी कमीशन, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी। इसी को आप कहते हैं साइमन कमीशन, इस पे हम बात कर चुके हैं। हेंस साइमन कमीशन वाज सेट अप इन 1927। सर आप दो डेट क्यों बोलते हो? 1927 में साइमन कमीशन बनी थी और 28 में इंडिया आई थी, इसलिए दो डेट बोलता हूं। तो प्लीज याद रखिएगा, 1927 में साइमन कमीशन बनी थी, 28 में इंडिया आई थी। तो ये वही साइमन गो बैक, वही साइमन कमीशन है। 1919 में साफ साफ लिखा था कि इसको रिव्यू किया जाएगा 10 साल बाद, और इसी रिव्यू के बाद 1935 का एक्ट आएगा। तो ये पूरे एक्ट के पोस्टुलेट्स थे जिससे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अभी वीडियो बंद मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं 1919 के मेरिट और डीमेरिट। ये मेंस में भी काम आएंगे, प्लस आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। एसर्शन रीजन के क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। हमने 1919 एक्ट को तो खत्म कर लिया है, अब इसकी मेरिट और डीमेरिट भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मेरिट मतलब अच्छाइयां। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की क्या क्या अच्छाई थी? ये इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। 1919 एक्ट को मैग्ना कार्टा क्या होता है? जिस तरह से आप एक अच्छे क्रिकेटर को जो आपकी गली में खेलता है उसको बोल सकते हो ना कि ये हमारा कोहली है, ये हमारा सचिन है, ठीक है, वैसे ही दुनिया का एक बहुत लैंडमार्क इवेंट हुआ था मैग्ना कार्टा का साइन करना। और इस मैग्ना कार्टा के साइन करने से ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज बॉर्न। जो मोनार्की थी ना वो खत्म होके पार्लियामेंट सिस्टम आया था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आया था ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के साइन करने के बाद। तो मैं कह सकता हूं कि 1919 एक्ट भी एक लैंडमार्क एक्ट था जो मैग्ना कार्टा साबित होता है इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन लाना, डायरकी लाना। आपने बहुत सारी चीजें यहां देखी होंगी जो कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी आपको दिखता है थ्रू 1919 एक्ट, ठीक है। इट वॉज द मोस्ट रेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज फॉर गिविंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर सेल्फ गवर्नेंस एंड पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवोल्यूशन। एडमिनिस्ट्रेशन को डिवोल्यूट करना, नीचे तक पहुंचाना, प्लस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को स्वराज या सेल्फ गवर्नेंस देना, प्रोविंशियल डायरकी, उसके लिए एक मैग्ना कार्टा साबित हुआ। इट एस्टैब्लिश्ड रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड बिगिनिंग द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। जो कॉलोनी थी हमारी, एक इंडिया की कॉलोनी जो ब्रिटिशर कॉलोनी थी हमारी, अब उसको डीकोलोनाइज करके धीरे धीरे सेल्फ रूल की तैयारी इसे मान सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री सिस्टम आया और डीकोलोनाइजेशन का एक एरा स्टार्ट हुआ। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड, प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1919 एक्ट में प्रोविंशियल डायरकी आई थी। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच वाज द कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इट इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बायस। आपने देखा होगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को काम बांट दिए गए सब्जेक्ट्स की, ठीक है। लेकिन आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर है, लेकिन रूल तो दो गवर्नमेंट का है। तो इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन, फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बायसनेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर। देयर वाज अ इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस in administration. They also have
सम पोर्टफोलियो जैसे लेबर, हेल्थ और एक्सेट्रा। तो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा, सेल्फ गवर्नमेंट भी प्रोविंशियल लेवल पे देखने को मिला। तो इसलिए ये एक्ट अभी तक तो बहुत अच्छा समझ आ रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको स्टार मार्क कीजिएगा, आपको ये पॉइंट पता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शन वेयर नोन टू द पीपल एंड इट क्रिएटेड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमॉन्ग द पीपल। इलेक्शन की शुरुआत होती है तो लोगों को इलेक्शन के वोटिंग राइट के बारे में पता चलता है, इससे उनकी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ती है। हालांकि 10% को ही मिला, सबको नहीं मिला था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी टाइप, लेकिन जिन जिन को वोटिंग राइट मिला, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कॉन्शियसनेस तो आई, यार मैं वोट करता हूं, ये मेरे रिप्रेजेंटेटिव है, ये मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहे। तो देयर वाज अ स्टार्टिंग ऑफ अ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो आगे और बढ़ेगी और पूर्ण स्वराज तक पहुंचेगी, हम आजाद होंगे। जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन 1919 एक्ट में दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और पीपल में एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी जीने की। ठीक है, सम इंडियन वुमेन ऑल्सो हैड द राइट टू वोट। प्लीज याद रखिएगा, मैं आपको बता चुका हूं 1919 एक्ट के हिसाब से जो वुमेन एलिजिबल थी उनको वोटिंग राइट था। ठीक है, वुमेन्स कैन वोट। ब्रिटेन में नहीं कर सकती थी, लेकिन इंडिया में वुमेन वोट कर सकती थी। वन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द रिफॉर्म्स वाज डिमांड बाय नेशनलिस्ट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट और होम रूल कुड नॉट बी टर्म्ड एज सेडिशियस सिंस द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियंस now officially became a government policy which indicated in August Declaration of the Montague। जब अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ मॉन्टेग्यू में खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोल चुके हैं कि हमारा मकसद है सेल्फ गवर्नमेंट देना, तो जब हम पूर्ण स्वराज या स्वराज या होम रूल मांग रहे हैं तो आप हम पे सेडिशन का चार्ज कर ही नहीं सकते। हम तो सीधी सीधी बोलेंगे, आपका भी तो एम वही है कि ग्रेजुअली इंडिया को सेल्फ रूल देना है, और वही तो हम मांग रहे हैं। इससे पहले ना जो होम रूल मूवमेंट थी, स्वराज मूवमेंट थी, वहां पे जेल में भर दिया जाता था यदि आप ऐसी बात करें, सेडिशन चार्ज लग जाते थे। लेकिन अब क्योंकि अगस्त डिक्लेरेशन में खुद मॉन्टेग्यू ने बोल दिया, 1919 के एक्ट में खुद प्रीएम्बल में ये मेंशन्ड है, तो सेडिशन चार्ज तो लग ही नहीं सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। दिस एक्ट वुड गो टू बिकम द बेसिस फॉर द 1935 एक्ट, अल्टीमेटली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यही एक्ट आगे जाके और रिफॉर्म होगा, रिफाइन होगा, 35 का एक्ट बनेगा जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाएगा। द की प्रिंसिपल फॉर द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या थे? सेल्फ गवर्नेंस जो मिलता है प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल स्ट्रक्चर जो क्रिएट होता है, ये इसी रिफॉर्म से पैदा होते हैं, या यहाँ पे उसकी एक बेड रॉक की प्रिंसिपल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये मेरिट्स प्लीज याद रखिएगा। Montagu Chelmsford report on Indian constitutional reform was a watershed Indian constitutional history and proved to be the Magna Carta of modern India। यदि आप मेंस का एग्जाम लिख रहे हो तो ये बहुत अच्छा आपका इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन बन सकता है। क्या बोल रहा है? Montagu Chelmsford रिपोर्ट या 1919 का एक्ट क्या साबित हुआ? एज अ मैग्ना कार्टा फॉर द मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का एक की बेस या एक बुलवर्क साबित होगा, प्लस एक वाटरशेड मूवमेंट, एक बहुत बड़ा मूवमेंट है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। यदि मैं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बताऊं तो 1919 का और 1935 के एक्ट का जिक्र तो बहुत जरूरी है। इसीलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी यहीं से बनता है, यहीं से इंस्पायर होता है। तो एक बहुत वाटरशेड मूवमेंट क्रिएट हो चुका है देश में 1919। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ डीमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक अच्छाइयां तो देख ली, थोड़ा देखे तो कि भाई अंदर की बात क्या है। दिस एक्ट एक्सटेंडेड कंसोलिडेटेड एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन विच कांग्रेस अपोज्ड बट विच वेर रिटेन्ड इन कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932। मतलब 1919 एक्ट के एक बहुत बड़ा डिमेरिट ये है कि जैसे मॉर्ले मिंटो ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था, उसको और एक्सटेंड करता है, कंसोलिडेट करता है, पावरफुल बनाता है, और लोगों के बीच में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंडिया में बढ़ा देता है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कांग्रेस इसका अपोज करती है, लेकिन वो लोग सुनते नहीं है। और 1932 का जो कम्युनल अवार्ड था, जिसमें डिप्रेस्ड क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, ठीक है, उसमें तक बात पहुंच जाती है। लेकिन पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट किस किस के बीच में साइन हुआ था प्लीज मेरे को बताइएगा, और उस समय गांधी जी कौन से जेल में थे, कमेंट करके बताइएगा। तो ये सब चीजें
डीमेरिट ही है कि देश का बंटवारा हो रहा है हिंदू मुस्लिम के बाद, अब इंडियन कम्युनिटीज में और जो भी है वहां पे भी आप बंटवारा देख सकते हैं। द फ्रेंचाइजी वॉज वेरी लिमिटेड, ये जो वोटिंग राइट थे बहुत लिमिटेड थे, 10% लोग ही कवर हो रहे थे, पूरे लोग को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं मिला था। वो तो 1950 में ही मिलेगा जब हम अपने देश में अपना कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे। इट डू नॉट एक्सटेंड टू द कॉमन मैन, ठीक है, वेल्दी पीपल, टैक्स पेयर्स को ही मिला था, कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी। द गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड अ लॉट ऑफ पावर टू अंडरमाइन द लेजिस्लेचर एट सेंटर एंड प्रोविंस। मतलब आज भी एग्जीक्यूटिव, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइस रॉय या गवर्नर ऑफ स्टेट इतने पावरफुल थे कि जो लेजिस्लेचर है, जो डायरेक्ट इलेक्शन से आ रहा है, उसको अंडरमाइन कर सकते थे, नल एंड वॉइड कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था कि वेयर इज स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट। नो बिल ऑफ द लेजिस्लेचर कुड डीम टू बी पास्ड until assented by the governor general of India, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं। However, the later could enact a bill without the assent of legislature। मतलब कोई भी बिल एक्ट नहीं बन पाएगा जब तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एसेंट ना मिले, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चाहे तो ऑर्डिनेंस पास करके कोई भी अपने बिल को एक्ट बना देगा। तो अभी भी कहां पावर थी? पावर तो हमेशा है यूरोपियन हैंड्स में ही थी। तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है कि आपके बिल पास होके एक्ट बनने के लिए गवर्नर एसेंट इज वेरी मैंडेटरी, लेकिन उसको यदि कोई बिल को एक्ट बनाना है तो ऑर्डिनेंस का जो एक थीम थी, फेनोमेनन था, वो ओपन था उसके लिए। एलोकेशन ऑफ द सीट फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज नॉट बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। जिस तरह से आज लोकसभा राज्यसभा सीट पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन पे बसी है, बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन, उस तरह से एलोकेशन नहीं देखने को मिलती यहां पे। बट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोविंस वाज इन द आईज ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो समझ आ रही थी, वो अच्छी बात थी, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आज के देश में देखा जाता है कि यूपी के पास ज्यादा सीट क्यों है, क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है। तो जो पॉपुलरिज्म है या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन है, वो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। द चेंजेस वेयर नो वेयर नियर द स्वराज। जो भी आपने मेरे साथ पढ़ा वो स्वराज के पास नहीं था। हमने सब चीज दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे छीन भी लिया, ठीक है। तो स्वराज के आसपास का कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलता है 1919 एक्ट में, ठीक है। द चेंजेस वेयर नो वेयर नियर द स्वराज that the people hoped to achieve at the end of World War I, there was a widespread discontent throughout the country। हमारे साथ फिर धोखा हुआ और वर्ल्ड वॉर 1 में हमारा साथ लेने के बाद उन्होंने हमको कुछ नहीं दिया, घंटी, ठीक है। रोलेट एक्ट पास होता है 1919 में, which severely restricted प्रेस के मूवमेंट्स। Despite the unanimous opposition of the Indian members in the Council of the Legislature, those bills were passed, several Indians member were resigned in the protest। 1919 के एक्ट में बोला गया कि आपको हम सेल्फ गवर्नमेंट दे रहे हैं। रॉलेट एक्ट पास किया गया जब सब ने यूनानिमसली उसको वोट आउट कर दिया कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, तब भी रॉलेट एक्ट पास होता है 1919 में। उसके प्रोटेस्ट में कांग्रेस के कुछ मेंबर रिजाइन भी करते हैं, लेकिन वेयर इज द पावर? जब रॉलेट एक्ट प्रेस के मूवमेंट को और नेशनलिस्टिक मूवमेंट को बंद कर सकता है, ऐसे एक्ट अभी भी आ सकते हैं और आपसे पूछा तक नहीं गया, आपकी विल भी नहीं ली गई, तो ऐसे एक्ट का क्या मतलब? तो ये रिफॉर्म खोखला था। थ्रू आउट द कंट्री इसी दिन के लिए 6 अप्रैल को ऑब्जर्व करती है नेशनल ह्यूमिलिएशन दिवस, ठीक है। नेशनल ह्यूमिलिएशन डे मतलब बहुत ही शर्मिंदगी का दिन था कि हम लोग को सेल्फ गवर्नमेंट और डायरेक्ट इलेक्शन तो मिला, लेकिन हमारी बात अभी भी नहीं सुनी जाती। याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919 को हमने नेशनल ह्यूमिलिएशन डे सेलिब्रेट किया, ये बताने के लिए कि दिस एक्ट इज नोवेयर टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंडियंस, ठीक है। देयर वेयर डेमोन्स्ट्रेशन, हड़ताल ऑल ओवर द कंट्री, सभी बिजनेस थ्रू आउट द कंट्री में स्टैंड स्टिल में आ गए थे। सच प्रोटेस्ट ऑफ अ यूनाइटेड पीपल हैड नेवर बीन विटनेस्ड at any time in India before. The government restored to brutal measures to put down the agitation, and there were lathi charges and firing at the number of places.
लेकिन एक चेंज आया लोगों की मेंटेलिटी में, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में। जैसे ही 1919 का एक्ट और रॉलेट एक्ट पास होते हैं, लोगों का जो एक प्रोटेस्ट हुआ, हड़ताल हुआ, वो इतना अच्छा, इतना यूनाइटेड और पीक में था कि ब्रिटिश भी डर जाती है और ब्रिटिश को भी ब्रूटल मेजर्स लेने पड़ते हैं। Many Indians by this time were moved beyond the idea of self-government within the empire. Their new role was पूर्ण स्वराज। उनको समझ आ चुका था कि ये हमारे साथ ऐसा धोखा करते ही रहेंगे, अब स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज की तैयारी थी। Which was soon going to be defined as a complete independence. Thus, the reform failed to satisfy India's political opinion and prevent the eventful mass movement. 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा। चौरी चौरा के कारण 1922 में इसको वापस ले लिया जाएगा, लेकिन एक यूनाइटेड मास मूवमेंट देखने को मिलता है 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगला जो एक्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ये पूरा वन शॉट 1919 एक्ट था, ठीक है। अब हम अगला एक सीरीज लेके आएंगे, वन शॉट 1935 एक्ट। तो बने रहिए सिविल पांडा के साथ। ऐसे इंग्लिश मीडियम के सबसे अच्छे स्टफ्स के लिए आपको सिविल पांडा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगले में मिलता हूं 1935 के साथ। यहीं पे खत्म होता है 1919 का एक्ट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये वादा है मेरा।